हेलो दोस्तों, तो शार्प व्यू चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो का जो मेन टॉपिक होगा आज मैं आपको बताने वाला हूँ रेनेगेड इमॉर्टल के कल्टीवेशन सिस्टम्स के बारे में। अभी देखो, पूरे कल्टीवेशन सिस्टम को मैं कवर तो एक वीडियो में नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कल्टीवेशन लेवल्स है रेनेगेड इमॉर्टल में और बहुत स्टेप्स में भी बटा हुआ है, तो मैं सारा तो नहीं कवर कर पाऊंगा, लेकिन आधे कर देता हूँ। मैं फर्स्ट और सेकेंड स्टेप इस वीडियो में कवर करूंगा और थर्ड और फोर्थ स्टेप में अगले वीडियो में कवर करूंगा। तो अपने इस समय का गला ना दबाते हुए हम जल्दी से अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कल्टीवेशन की बात करें तो सबसे पहले आता है फर्स्ट स्टेप ऑफ कल्टीवेशन, जो कि शुरू में सारे कल्टीवेटर्स फॉलो करते हैं और करना ही पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप के बाद ही सेकंड स्टेप पे जाओ गया तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला जो कल्टीवेशन लेवल है वो है क्विक कंडेंसेशन लेवल। पहला लेवल है पूरा का पूरा रेनेगेड इमॉर्टल में, मतलब कल्टीवेशन शुरू यहीं से होता है। और ये जो क्विक कंडेंसेशन लेवल है दोस्तों, ये टोटल 15 लेयर्स में डिवाइडेड है। और इस लेवल में घुसने के लिए और इस लेवल में आगे बढ़ने के लिए एक नेचर से एनर्जी होता है जिसका नाम है स्पिरिचुअल एनर्जी। सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा करो और ब्रेक थ्रू कर लो, स्पिरिचुअल एनर्जी रिफाइन करो और ब्रेक थ्रू कर लो। सिंपल सा फंडा है और कोई भी केमिस्ट्री, फिजिक्स और थर्मोलॉजी और रॉकेट साइंसेस इसको पढ़ने का जरूरत नहीं समझने के लिए। सिर्फ नेचर से स्पिरिचुअल एनर्जी लो और ब्रेक थ्रू कर लो। फिर आता है हमारा दूसरा, जो कि है फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज। तो इस लेवल में क्या होता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से अपने शरीर को रिफाइन किया जाता है, मतलब शरीर को स्ट्रांग बनाया जाता है ताकि वो कल्टीवेशन के लिए और सुटेबल हो सके। और इसमें टोटल 3 लेवल होता है, अर्ली, मिड और पीक। तो जो तीसरा नंबर का कल्टीवेशन लेवल है ना, उसको हम लोग कहते हैं कोर फॉर्मेशन स्टेज। अब ये कोर फॉर्मेशन स्टेज बेसिकली क्या होता है ना कि देखो, हमारे शरीर में जितना भी स्पिरिचुअल एनर्जी होता है, स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने पेट के पास, अब मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो डोरी, जिसको कि तुम दूसरे वर्ड में अगर इंग्लिश में जाओ तो दानतेन उसको कहते हैं, वहाँ पे एक कोर बनाना पड़ता है। मतलब कि अपना सारा एनर्जी को कंप्रेस करके, ठीक है, एक कोर, गेंद के आकार का कोर बनाना पड़ता है। ठीक, जैसे हम लोग का जो धरती है, धरती में कोर है ना, गोल सा कोर, वैसे ही एक कोर बनाना पड़ता है। जब वो कोर बन जाता है ना तो इंसान कोर फॉर्मेशन में ब्रेक थ्रू कर जाता है। कोर फॉर्मेशन स्टेज है ना, फिर ये 4 लेवल्स में बटा हुआ है, अर्ली, मिड, लेट और पीक। फिर एक बार जब तुम कोर फॉर्मेशन के पीक पे पहुंच जाओगे ना, फिर नेसेंट सोल आता है। अब नेसेंट सोल के लिए क्या करना होता है ना, जो तुम्हारे पेट में जो कोर होता है ना, जो मैंने बताया कि पेट के निचले हिस्से में होता है, एक बार तुम्हारा जो कोर है वो टूट जाएगा ना तो उससे एक नेसेंट सोल निकलेगा। ठीक है, तुम्हारा मतलब एक आत्मा के शेप का नेसेंट सोल होता है छोटा, और वो नेसेंट सोल में जैसे ही तुम्हारा कोर से निकलेगा ना, वैसे ही तुम सक्सेसफुली नेसेंट सोल लेवल पे ब्रेक थ्रू कर जाओगे। और फिर उसके बाद नेसेंट सोल में भी 4 लेवल्स होता है, अर्ली, मिड, लेट और पीक। फिर तुम जब पीक पे पहुंच जाओगे ना, फिर बारी आता है तुम्हारा सोल फॉर्मेशन लेवल का। तो ये जो दोस्तों सोल फॉर्मेशन लेवल है ना, ये औरों से अलग है और बहुत अलग है, और शुरू से जितना अभी तक लेवल्स है ना, उन सबसे कंप्लीटली अलग है। क्योंकि सोल फॉर्मेशन में ब्रेक थ्रू करने के लिए ना तुमको एक डोमेन समझना होगा। देखो, बेसिकली डोमेन होता है ना कि हेवन को कॉम्प्रिहेंड करो और हेवन के लॉ को समझो। ठीक है, हेवन के नेचर, हेवन के लॉ को समझो। कोई भी एक पर्टिकुलर चीज हम लोग उठा लेते हैं नेचर से, जैसे मान लो कि पेड़ से पत्ता गिर रहा है, ठीक है, तो उसके पीछे भी एक लॉ है। उस लॉ को तुम पकड़ लो और लीव डोमेन बना लो। कुछ भी चीज, हर एक चीज जो आसपास सबके हो रहा है, उसको तुम एक डोमेन का आकार दे सकते हो। उसके पीछे के हेवनली विल को समझ के तुम उसको डोमेन बना सकते हो। जैसे अपना वांगलिन इंसान को मरते हुए देखता है, जीते हुए देखता है, एक फैमिली को पूरा ग्रो होते हुए देखता है, पूरा 100 साल एक जगह पे बिताता है, जो आपने एनिमे में देखा होगा, सॉरी टंगा में जो आपने देखा होगा। और वो उस पूरे के पूरे साइकिल को देख के और लाइफ और डेथ एसेंस समझता है, मतलब लाइफ और डेथ डोमेन बनाता है। इसी तरह से तुम कोई भी अपने आसपास होते हुए चीज़ों को देख सकते हो, समझ सकते हो और उसकी मदद से अपना डोमेन बना सकते हो, जो कि हेवन की लॉजिक और लॉ को समझ के ये सब होता है। ठीक है, इसी तरह तुम सोल फॉर्मेशन में ब्रेक थ्रू करोगे और इसी तरह तुम अपना डोमेन सक्सेसफुली बना लोगे। लेकिन सिर्फ डोमेन बनाने से ब्रेक थ्रू नहीं मिलता, तो ब्रेक थ्रू लेने के लिए क्या करना पड़ता है सोल फॉर्मेशन में, अपना जो तुमने नेसेंट सोल लेवल पे नेसेंट सोल बनाया था और जो अब तुम डोमेन कल्टीवेट कर लियो, डोमेन बना लियो, डोमेन और नेसेंट सोल को फ्यूज कर लो। और जैसे ही तुम डोमेन और नेसेंट सोल को फ्यूज करोगे ना, वैसे ही एक नया चीज बन के पैदा होगा, वो होगा ओरिजिन सोल। और जैसे ही ओरिजिन सोल तुम्हारा पैदा होगा, वैसे ही तुम ब्रेक थ्रू कर लोगे और पहुंच जाओगे सोल फॉर्मेशन स्टेज में। एक बार तुम सोल फॉर्मेशन स्टेज में पहुंच गए ना, जो तुम्हारा स्ट्रेंथ है ना, एक्चुअल स्ट्रेंथ, वो कंप्लीटली तुम्हारा डिपेंड हो जाएगा तुम्हारे डोमेन पे। हाँ, अगर तुम सोल फॉर्मेशन स्टेज में आगे ब्रेक थ्रू लेना चाहते हो तो सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करके काम नहीं चलेगा, तुमको अपना डोमेन को भी आगे समझना होगा। अब जैसे तुम डोमेन समझे, जैसे वांगलिन लाइफ और डेथ डोमेन समझता है, तो लाइफ और डेथ को अगर कॉम्प्रिहेंड नहीं करेगा, मतलब आगे समझेगा नहीं ना, तो कितना भी स्पिरिचुअल एनर्जी ले ले उसका ब्रेक थ्रू नहीं हो पाएगा। और अगर होगा भी ना
तो बहुत कमजोर बनते चला जाएगा, अपने सेम लेवल वाले से बहुत कमजोर हो जाएगा। इसलिए अब अगर तुम सोल फॉर्मेशन लेवल में या उससे आगे कल्टीवेट करना चाहते हो तो तुमको दो तरीका से कल्टीवेट करना होगा। एक तो तुमको डोमेन आगे समझना होगा अपना, जिस डोमेन को तुम फॉलो किए हो, और दूसरा स्पिरिचुअल एनर्जी भी गैदर करना होगा, फिर ही तुम आगे ब्रेक थ्रू ले पाओगे। इसलिए क्या होता है ना कि सोल फॉर्मेशन स्टेज में हर इंसान का स्ट्रेंथ जो है डिफर करने लगता है, मतलब वेरी करने लगता है। अब उसका मेन रीजन है डोमेन। अब देखो, जैसा कि मैंने बताया, तुम किसी भी चीज को देख के डोमेन समझ सकते हो, लेकिन अब डोमेन भी पावरफुल और कमजोर होता है। अब मान लो कि पेड़ का पत्ता गिर रहा है, तुम उसको देख के डोमेन बना लो, और वांगलिन लाइफ और डेथ जो कि एक वन ऑफ द बेस्ट लॉज में से एक है, उसको देख के डोमेन बनाएगा। अब तुम दोनों को भिड़वा देंगे तो वांगलिन तुमको 75 बार मार देगा, कुत्ता का मौत, वो भी नॉर्मल सी बात है, क्योंकि लाइफ और डेथ और ये सब कहाँ ईगो फिगो डोमेन, कोई कंपेरिजन ही नहीं है। इसलिए अगर तुमको डोमेन समझना है तो पावरफुल समझो, कमजोर समझोगे तो तुम बाद में चल के कमजोर बन जाओगे और पावरफुल वाले से कभी नहीं जीत पाओगे। भले ही नेसेंट सोल के कंपैरिजन में तुम्हें गॉड हो जाओगे, लेकिन वही अगर तुम्हारे सेम लेवल के बंदा से तुमको लड़वा दे जिसका डोमेन तुमसे बेटर है, तो वो तुमको कीड़ा की तरह मसल देगा। इसलिए डोमेन बेटर समझना होगा ताकि तुम ज़्यादा पावरफुल बन सको। और डोमेन आने के बाद इंसान का स्ट्रेंथ डोमेन पे पूरा का पूरा वेरी करने लगता है। ये लेवल भी 4 लेवल्स में बैठा हुआ है, मतलब सोल फॉर्मेशन, जो कि अर्ली है, मिड, पीक और ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल मतलब पूरा का पूरा तुम इस लेवल का सर्कल पूरा कर लिए हो और एकदम पीक पे पहुंच गए हो, ये होता है इसका मतलब। उसके बाद आता है सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल। अब ये लेवल थोड़ा सा और अलग है, क्योंकि इसमें ना जो हम लोग पहले स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करते थे ना ब्रेक थ्रू करने के लिए, वो अब नहीं यूज करेंगे। अब हम लोग स्पिरिचुअल एनर्जी को छोड़ देंगे इस लेवल से। जो एनर्जी यूज करेंगे ना वो है सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके नेचर से, और हम लोग अपना बॉडी को रिफाइन करके एक सेलेस्टियल बॉडी बना लेंगे। एनर्जी जो हम लोग यूज करेंगे ना वो भी अब से स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बल्कि सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी है। तो फिर इसके बाद अगला जो लेवल है वो है एसेंडेंट लेवल। अब इस एसेंडेंट लेवल के बारे में आप लोग बहुत जानते हो, क्योंकि बहुत लोगों को आपने देखा है, आसपास सुना होगा, लेकिन अब फिर भी बता देता हूँ एसेंडेंट लेवल में कैसे ब्रेक थ्रू होगा। अभी फ्यूचर में वांगलिन एसेंडेंट में ब्रेक थ्रू करने ही वाला है। तो दोस्तों देखो, अभी तक आपने 3 चीज देखा है, पहले तो ओरिजिन सोल, फिर डोमेन और फिर सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी। अब एसेंडेंट में ब्रेक थ्रू करने के लिए तुमको इन तीनों को मर्ज करना होगा, क्योंकि सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी, ओरिजिन सोल और डोमेन, इन तीनों को जब तुम मर्ज कर लोगे ना तो परफेक्टली तुम एसेंडेंट में ब्रेक थ्रू कर जाओगे, जो कि वांगलिन अभी कुछ एपिसोड्स के बाद करने वाला है। फिर एसेंडेंट में जाके तुम ट्रूली पीक पे पहुंच जाओगे फर्स्ट स्टेप का। एसेंडेंट में भी 4 लेवल्स नॉर्मल की तरह होते हैं, वही अर्ली, मिड, लेट और ग्रेट सर्कल। इसके बाद तुम एसेंडेंट की ट्रू पीक पे पहुंच जाओ और फर्स्ट स्टेप तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। यही है फर्स्ट स्टेप कल्टीवेशन पूरा का पूरा। तब दोस्तों देखो, फर्स्ट स्टेप कल्टीवेशन खत्म होता है ना तो फिर सेकंड स्टेप शुरू होता है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, लेकिन बीच में एक गैप होता है, उस गैप को हम लोग ट्रांजिशनल लेवल कहते हैं। और इस ट्रांजिशनल लेवल में 2 सब लेवल्स हैं, जो कि एक है इल्यूजनरी यिन स्टेज और कॉर्पोरियल यंग स्टेज। अब इल्यूजनरी यिन स्टेज पे भी सितुनान है, जो कि वांगलिन का टीचर फ्रेंड जो कह लो वो है। और ये जो इल्यूजनरी यिन स्टेज है ना, ये भैया एसेंडेंट के पीक से इतना पावरफुल है ना कि 10 थप्पड़ में एसेंडेंट वाले को मार मार के कुत्ता का मौत मार देगा, इतना बड़ा गैप हो जाता है इस लेवल में आके। और देखो, ये जो इल्यूजनरी यिन स्टेज है ना, यहाँ पे पावर बहुत भयानक तरीके से चेंज होता है। अब ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ। जो तुम्हारा ओरिजिन सोल बनता है ना सोल फॉर्मेशन स्टेज में, अब यहाँ पे आके उसमें भयानक चेंज होने लगता है। और ओरिजिन सोल जो है ना भयानक लेवल पे चेंज होता है, और ये एक ओरिजिन एनर्जी होता है नेचर में, उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। पहले देखो स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब होता था, फिर सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी, अब उन दोनों को भी छोड़ के अब ओरिजिन एनर्जी एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया है। और ओरिजिन सोल जो हम लोग का था वो अब ओरिजिन एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगा है, और वो ओरिजिनल एनर्जी की मदद से अब आगे ब्रेक थ्रू लेगा। इल्यूजनरी स्टेज में हम लोग थोड़ा थोड़ा ओरिजिनल एनर्जी यूज करते हैं। जो कॉर्पोरियल यांग है उसमें पूरा का पूरा ओरिजिनल एनर्जी हम लोग ऑलमोस्ट पूरा सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को रिप्लेस करके ओरिजिनल एनर्जी अंदर ले आते हैं शरीर में। और फिर उसके बाद हम लोग फाइनली जब पीक पे पहुंच जाते हैं सब चीज़ के, तो हम लोग इसमें ब्रेक थ्रू लेते हैं। और इसमें ब्रेक थ्रू लेने के बाद हम लोग सीधा पहुंचते हैं सेकंड स्टेप कल्टीवेशन लेवल में। अब जो सेकंड स्टेप कल्टीवेशन लेवल है दोस्तों, इसका जो मेन मोटो है ना वो है निर्वाणा प्राप्त करना। अब ये निर्वाणा बेसिकली क्या है ना, अब वर्ल्ड का नेचुरल लॉ को समझना निर्वाणा कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है ना कि जैसे जैसे तुम्हारा लेवल बढ़ते जाएगा ना सेकंड स्टेप में, वैसे वैसे तुम वर्ल्ड का नेचुरल लॉ को और ध्यान से और प्यार से और अच्छे से समझ पाओगे, नॉर्मल से काफी बेटर तरीके से। जैसे तुम्हारा लेवल बढ़ेगा वैसे ही तुम वर्ल्ड को और गहराई से देख पाओगे और समझ पाओगे, तो उसके नेचुरल लॉ को भी तुम जल्दी जल्दी और समझ पाओगे। और इसी नेचुरल लॉ को समझ के पीक पे ले जाओगे ना तो दावा एसेंस से क्रिएट होता है। अब वो मैं आगे बता रहा हूँ कि तुमको दावा एसेंस किस काम में आता है। वो दावा एसेंस ही है मेन एक्चुअल फ्रूट, जिसकी मदद से तुम थर्ड स्टेप में ब्रेक थ्रू लोगे। सेकंड स्टेप का शुरुआत में जो पहला लेवल ऑफ कल्टीवेशन है उसको हम लोग कहते हैं निर्वाणा स्क्रायर। ये भी 4 स्टेज में डिवाइडेड है, अर्ली, मिड, लेट और पीक। इस लेवल में ना हम लोग नेचुरल लॉ को
कॉम्प्रिहेंड करना मतलब समझना शुरू कर देते हैं नेचुरल लॉ को। जो मैंने अभी बताया कि नेचुरल लॉ को एकदम पीक तक ले जाओगे तो वो दाओ एसेंस बन जाएगा, और उसी दाओ एसेंस से तुम ब्रेक थ्रू लोगे थर्ड स्टेप पे। तो जो सेकंड स्टेप का शुरुआत होता है ना, निर्वाणा स्क्रायर, इसी निर्वाणा स्क्रायर लेवल पे तुम नेचुरल लॉ को समझना शुरू करते हो। अब नेचुरल लॉ क्या हो सकता है, तो कुछ भी नेचुरल लॉ हो सकता है, जैसे फायर, थंडर, वुड, वाटर, कुछ भी जो भी तुमको यूनिवर्स में दिख रहा है ना, जो आसपास तुमको दिख रहा है, किसी भी चीज को तुम एज नेचुरल लॉ समझ सकते हो। फायर ले लो, थंडर ले लो, वुड ले लो, वाटर ले लो, कोई भी एलिमेंट उठा लो, वो नेचुरल लॉ बन जाएगा। वांगलिन का लाइफ और डेथ डोमेन जो था वो भी एक तरह का नेचुरल लॉ में यूज किया जा सकता है। लाइफ और डेथ डोमेन ले लो, ट्रूथ और फॉल्स को ले लो, कर्मा को ले लो, कोई भी एलिमेंट तुम उठा लो नेचर का, उसको तुम एज नेचुरल लॉ के तौर पे आगे बढ़ा सकते हो। और उसी नेचुरल लॉ को तुम एज दाओ एसेंस, नेचुरल लॉ को एकदम पूरा एंड तक ले जाओगे ना, तो वो लास्ट में जाके दाओ एसेंस बन जाएगा। और उसी दाओ एसेंस में से तुम थर्ड स्टेप में ब्रेक थ्रू लोगे। सेकंड लेवल जो है, सेकंड स्टेप कल्टीवेशन का, वो है निर्वाणा क्लेंसर। निर्वाणा स्क्रायर के बाद निर्वाणा क्लेंसर। अब निर्वाणा क्लेंसर में जाके क्या होता है ना, एक इंसान का नेचुरल लॉ पे पकड़ बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और इस लेवल में जाके ना कोई भी इंसान अपना नेचुरल लॉ को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। और भयानक लेवल पे, जैसे थंडर है तो आसपास के सारे थंडर्स को अलग ही लेवल पे कंट्रोल करना शुरू कर देगा निर्वाणा क्लेंसर लेवल में। या फिर ब्लड एट्रीब्यूट ले लो, या फिर कोई भी एलिमेंट तुम उठा लो, अगर तुम निर्वाणा क्लेंसर तक पहुंच गए ना, आसपास के एलिमेंट को तुम पूरा का पूरा कंट्रोल करना शुरू कर दोगे, अपने आसपास के हर एलिमेंट को। मैं आपको नेचुरल लॉ बताया, ये नेचुरल लॉ कोई भी एलिमेंट का आप उठा सकते हो और उसको मास्टर कर सकते हो, और जितना चाहे उतना कर सकते हो। बशर्ते बात यह है कि आदमी का एक करने में ही गेंद फट जाता है, और तुम 2-3 का मतलब बात ही छोड़ दो। अगर तुम हीरो नहीं हो तो बाबू तू एक भी कर ले, वो भी बहुत है, समझे। फिर आता है तीसरा लेवल, जो कि है निर्वाणा शैटरर। इस लेवल में जाके असली गेम शुरू होता है, क्योंकि इस लेवल में जाके तुम अपने नेचुरल लॉ को पूरा मैच्योर करा के दाओ एसेंस बना लेते हो। अब ये दाओ एसेंस, यही है मेन चीज, यही है मेन दोस्त, यही दाओ एसेंस मेन है। क्योंकि इसी दाओ एसेंस जो कि तुम अपने नेचुरल लॉ को सेकंड स्टेप पे कल्टीवेट करना शुरू किए, और इसको था पीक पे ले जाके, सेकंड स्टेप के पीक पे ले जाके तुम दाओ एसेंस बनाए। इस दाओ एसेंस को यूज करके तुमको ब्रेक थ्रू लेना है थर्ड स्टेप में। दाओ एसेंस ही एक मात्र रास्ता है ब्रेक थ्रू लेने का। मतलब कोई भी तुम एक एलिमेंट ले लो, मान लो फायर को तुम लेते हो, ठीक है, सेकंड स्टेप के शुरुआत में तुम उसको फायर को तुम पीक तक कल्टीवेट करते हो, और तुम उसको उस फायर एलिमेंट को अपना दाओ एसेंस बना लेते हो। तुम क्या बन जाओगे, फ्लेम गॉड, ऐसा ही कुछ। तो तुम उसी फ्लेम एलिमेंट की मदद से थर्ड स्टेप में ब्रेक थ्रू लोगे। ये है थर्ड स्टेप और सेकंड स्टेप का खेला। फिर देखो, जैसे तुम सेकंड स्टेप पे जाके अपना दाओ एसेंस को कल्टीवेट कर लेते हो ना, और अपने नेचुरल लॉ को, मान लो कि जो फायर तुम्हारा मान लो नेचुरल लॉ है, ठीक है, उस नेचुरल लॉ को तुम पीक तक कल्टीवेट करके अपना दाओ एसेंस बना लेते हो ना, दाओ एसेंस की मदद से तुम थर्ड स्टेप में ब्रेक थ्रू लोगे। लेकिन 2 के पीक पे जाने के बाद, मतलब ये सेकंड लेवल के पीक पे जाने के बाद, मतलब सेकंड स्टेप ऑफ कल्टीवेशन के पीक पे जाने के बाद थर्ड स्टेप का बारी आता है। लेकिन सेकंड और थर्ड के बीच में एक गैप है। जैसे फर्स्ट और सेकंड के बीच में एक गैप था ना, जिसको ट्रांजिशनल लेवल कहते हैं, वैसे ही सेकंड और थर्ड के बीच में एक ट्रांजिशनल लेवल है जिसको कि गैप कहते हैं। अब इसमें जो ट्रांजिशनल लेवल है ना, वो 5 सब लेवल्स में डिवाइडेड है, जो कि 5 हेवंस फ्लाइट है। अब इसमें क्या होता है ना कि ऊपर से बिजली गिरता है, रिट्रीब्यूशन मतलब कि भगवान, मतलब ऊपर का जो गॉड बैठा है वो पनिशमेंट नीचे देता है कि तू क्यों इतना आगे बढ़ गया, तू वर्ल्ड को इतना मत समझ, तेरे लिए नहीं है ये सब चीज, तू छोड़ दे और मर जा। इसलिए हेवनली रिट्रीब्यूशन आता है ऊपर से। अब वो रिट्रीब्यूशन बेसिकली ऐसा होता है कि तुम्हारा गेंद मरने के लिए काफी होता है, क्योंकि भाई इतना भयानक तरीके से बिजली गिरता है ना कि अच्छे से अच्छे इंसान इसमें खत्म हो जाते हैं। अगर तुम ये 5 हेवंस फ्लाइट, जो कि मैंने बताया 5 रिट्रीब्यूशन होते हैं, ऊपर से 5 ट्रांजिशन पेज के 5 हेवंस फ्लाइट को पार कर लेते हो, अपना दाओ एसेंस को पीक तक कल्टीवेट कर लेते हो, तो एक टर्म है वॉइड गेट। उस वॉइड गेट को तुम समन कर सकते हो, और उस वॉइड गेट को तोड़ के थर्ड स्टेप में ब्रेक थ्रू ले सकते हो। हालांकि ये वॉइड गेट वाला पार्ट मैं अपने अगले वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा, और मैं इस लास्ट के पोर्शन को भी थोड़ा कवर करूंगा। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, अगले दिन अगले वीडियो में मिलते हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, ऑलरेडी वीडियो ऑलमोस्ट 15 मिनट का हो चुका है। इससे ज़्यादा बताऊंगा तो अपना आपको बचेगा, ना मैं ठीक से समझा पाऊंगा। इससे अच्छा अब बाकी का पार्ट मैं इसके सेकंड पार्ट में बताऊंगा। तो चलता हूँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तभी आके बताऊंगा। बाय, जाओ।